Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to Live Shilp Academy Crafting Lives. So this is going to be a seventh video for geography domain. हम लोग आज कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज। तो बेटा पीछे के दो चैप्टर्स में हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज कवर किया था। आज आप कवर करेंगे टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग टर्शरी एक्टिविटीज को बात कर लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है, टर्शरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो कि सर्विस से रिलेटेड है। आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सेक्टर आता है जिस सेक्टर में आप किसी को सर्विस दे रहे हैं, इसका मतलब आप टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी कर रहे हैं। आप बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं, बैंक खोल के बैठे हैं, टर्शरी एक्टिव मतलब टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी है। अगर आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट शुरू किया है किसी का तो आप टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी में हैं। आपने आईटी कंपनी खोल दी है, ठीक है, आप लोगों को कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हो तो सर्विसेज दे रहे हो आप, तो आप सर्विस सेक्टर एक्टिविटी में हो। और सर्विस सेक्टर एक्टिविटी या टर्शरी सेक्टर में आपको जनरली स्किल्ड पीपल की जरूरत होती है। यहाँ पर स्किल्ड लोगों की, एजुकेटेड लोगों की जरूरत होती है जो लोगों को सर्विसेज दे सके अगेंस्ट द पेमेंट। और इस पूरे की पूरे सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को यहाँ पर मेन कंपोनेंट नजर आता है वो मैन पावर है। मैन पावर इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, स्किल्ड लेबरर्स और कंसल्टेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम पिछले चैप्टर को याद करें जिसमें हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी को कवर किया था, आई टोल्ड यू सेकेंडरी सेक्टर में जब हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हम लोगों ने स्किल्ड लेबर देखी थी। हम लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में सेमी स्किल्ड लेबर देखी थी। और कॉटेज इंडस्ट्री में तो खैर स्किल्ड की कोई जरूरत थी ही नहीं, वहां पर एज सच कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम लोगों ने सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स देखी थी। टर्शरी सेक्टर तो आप ये मान के चलिए कि पूरी तरीके से चलता ही मैन पावर के बेसिस पर है। और यहाँ पर आपको प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, स्किल्ड लेबर्स कंसल्टेंट्स की जरूरत होती है। आइए बात करते हैं टर्शरी एक्टिविटीज की क्या क्या टाइप्स आपको यहाँ पर पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी का टाइप है ट्रेड एंड कॉमर्स। हमको पता है ट्रेड क्या होता है। ट्रेड तो खैर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही हम लोग करते आ रहे हैं। ट्रेड का मतलब सर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड आइटम्स, ठीक है। जनरली जब आप ट्रेड की बात करते हो ना तो ट्रेड जनरली गुड्स का ही होता है। गुड्स मतलब विजिबल आइटम्स, विजिबल थिंग्स जिसको आप लोग यूज कर सकते हो, विजिबल आइटम्स। आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज इनविजिबल आइटम्स का भी ट्रेड करना शुरू कर दिया है, मतलब सर्विसेज का ट्रेड। जैसे इंडिया का गुड्स में ट्रेड बहुत अच्छा नहीं है, तो हम लोग डेफिसिट में चलते हैं। इसमें डेफिसिट का मतलब हम लोग इतना गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितना इंपोर्ट कर लेते हैं। बट इंडिया का सर्विसेज सेक्टर में जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा है, हम हमेशा सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो आगे बात करते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला इंडिया का टर्शरी सेक्टर काफी स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर में इंडिया काफी अच्छी सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। तो हम लोग मतलब जैसे हमारा आईटी सेक्टर में दबदबा है काफी। इसके बाद जो ट्रेडिंग है वो आप टाउन सिटी बिग विलेजेस इन सब जगहों पर आप ट्रेडिंग करते हैं। और जहां जहां पर ट्रेडिंग होता है, मतलब ये सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स होता है, ऐसे सेंटर्स को आप लोग ट्रेडिंग सेंटर्स कहते हैं। ट्रेडिंग सेंटर्स जो है वो रूरल ट्रेडिंग सेंटर्स में भी डिवाइड हो सकते हैं, अर्बन ट्रेडिंग सेंटर्स में भी डिवाइड हो सकते हैं, और आजकल तो पीरियोडिक ट्रेडिंग सेंटर्स भी बनने लगे हैं जिसको साप्ताहिक बाजार बोलते हैं ना आप। हफ्ते में एक दिन बाजार लगता है। तो ट्रेडिंग सेंटर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, रूरल पीरियोडिक अर्बन। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन भी एक तरीके की सर्विस है, तो ये टर्शरी सेक्टर में काउंट होता है। बहुत ही लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को आप लोग टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इससे लोगों का बहुत समय बचता है। मतलब हफ्ते बच जाते हैं, हफ्तों का समय मिनट्स में कन्वर्ट हो गया है। आप मात्र कुछ सेकंड दूर रह गए हैं एक दूसरे से। जस्ट टेलीफोन घुमाइए और जो भी क्वेरी आपके दिमाग में है आप वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और आजकल तो टेलीकम्युनिकेशन का एक नया वर्जन आ गया, दैट इज वीडियो कॉलिंग। तो मोबाइल टेलीफोनी ने बहुत बहुत श्रिंक कर दिया है इस दुनिया को। श्रिंक मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया छोटी हो गई है, मतलब जो वर्ल्ड है वो छोटा हो गया, नहीं। श्रिंक का मतलब ये है कि अब हमारी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक बहुत इजी हो गई है। मतलब प्री मॉडर्न टाइम्स में जो दुनिया कनेक्टेड थी, आज की डेट में वो दुनिया ज्यादा बेटर कनेक्टेड दिखती है ना। पहले जितना समय लगता था ट्रेवल करने में, आज उतना समय नहीं लगता। पहले पहुंच में जितना समय लगता था हमें, वो आज हमें नहीं लगता। तो मोबाइल टेलीफोन ने या मोबाइल टेलीफोनी ने कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट और इंस्टेंट कर दिया है, तो बहुत से लोगों का समय बच रहा है। उसी तरीके से दोस्तों मास मीडिया भी एक टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटी है।
रेवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, सबको पता है। कच्चा बादाम को कच्चा बादाम बनाने वाला मास मीडिया, ठीक है। और कितनी सारी मीम्स रातों रात फेमस हो जाती है। सोशल मीडिया की पावर तो खैर सब जानते ही हैं। तो मास मीडिया एक नया रेवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, और एडवर्टाइजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए मास मीडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मास मीडिया के एग्जाम्पल्स में सोशल मीडिया तो खैर मास मीडिया में आता ही है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, इसके साथ साथ बेटा न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, यहाँ तक कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में आप मेरे साथ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में मैं आपको बताऊंगा आर्यभट्ट के बारे में, इंडिया की सैटेलाइट भास्कर, ठीक है, इनसैट सैटेलाइट जो इंडिया लॉन्च करेगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने भी मास मीडिया को बहुत अच्छा किया, खासकर कि वो रीजन्स जहां पर आज इंटरनेट नहीं पहुंच पाता, वहां पर इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट दे रही है। किसी ने सोचा था कभी कि बिना पिलर्स के, बिना वायर के इंटरनेट आप लोगों को पास, या इंटरनेट सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल्स पर, क्योंकि आपके मोबाइल में वो एंटीना है जो कैप्चर कर लेता है सिग्नल्स को। तो वायरलेस सर्विसेज सीधा सैटेलाइट से आप लोगों को मिलेगी। क्या हमने आज से 10 साल पहले सोचा था? स्टारलिंक हैज मेड इट पॉसिबल। क्या किसी ने सोचा था कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पर बैठकर भी आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं? तो स्टारलिंक हैज मेड इट पॉसिबल, नो। तो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ये सब सारी चीजें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आती है। अब हम सर्विसेज की बात करते हैं। बेटा सर्विसेज का मतलब होता है किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, है ना। और सर्विस जो है वो बहुत सारे लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। Services are provided to individual customers also who can afford to pay for them. Services can be categorized into two levels. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली जो सर्विसेज है वो अलग अलग लेवल्स पर आप लोग प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन उस सर्विसेज के लिए पे कर सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल कस्टमर्स को हम लोग सर्विसेज देते हैं, और जनरली वो लोग सर्विसेज लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए पे कर पाना। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोगों को लगता है ना हाउस होल्ड सर्विसेज इंडिया में बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इंडिया में हाउस होल्ड सर्विसेज बहुत चीप है। जस्ट बीन आउट ऑफ दिस कंट्री फॉर 1 मंथ, ठीक है, एंड रेंट अ फ्लैट और अ हाउस एनीवेयर इन द कंट्री एक्सेप्ट इंडिया, आपको पता लगेगा बेटा बाहर रहने के बाद कि हाउस होल्ड सर्विसेज जो इंडिया में आपको इतना सस्ते में अवेलेबल है, डोमेस्टिक है, बाहर उसके लिए आपको कितना पे करना होता है। तो सर्विसेज जो है वो दो लेवल्स में कैटेगराइज हम लोगों ने कर ली। पहला है लो ऑर्डर सर्विसेज, जिसमें आप लोगों की डेली चीजें, मतलब आपके जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर कवर होता है। जैसे ग्रोसरी शॉप्स, आपकी लॉन्ड्रीज, जो ये सर्विसेज है ये लो ऑर्डर में आती है। और हाई ऑर्डर सर्विसेज में आपके पास अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस आ जाते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विसेज? सबसे पहला सर्विसेज है विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी सर्विसेज को गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा गवर्नमेंट एडेड सर्विस। गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज में आपके पास एजुकेशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एजुकेशन। आज गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स देखिए कितने सारे हैं। गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज में आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, इसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट आज हॉस्पिटल्स बना रही है, तो ये सब गवर्नमेंट एडेड सर्विसेज में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सर्विसेज में ऑफ कोर्स यहाँ पर भी रोड, हेल्थ, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स आ जाएगा आप लोगों के लिए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास मार्केट्स आ जाती हैं जो गवर्नमेंट डेडिकेटेड मार्केट्स होती हैं, ठीक है। एक प्रॉपर हाईवे सिस्टम जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आता है। इसके बाद रेल नेटवर्क, इसको बनाना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ऑलमोस्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ जाता है। प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करें तो प्रोफेशनल सर्विसेज में जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज को यहाँ पर लेकर आना, अकाउंटेंसी सर्विसेज, ठीक है, इवन डॉक्टर्स, ये सब फिजिशियंस, ये सब प्रोफेशनल सर्विसेज में आता है। टीचर्स है एजुकेशन से जुड़ा हुआ, बट है तो देखिए प्रोफेशनल सर्विस ना। उसके बाद सर्विसेज बेस्ड ऑन मार्केट एंड पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज में आपके पास डोमेस्टिक एड आ जाती है, जो आपके घर पे काम करने वाली बाइयाँ होती हैं, वो पर्सनल सर्विसेज में आती है। एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन मार्केट में आपके पास यहाँ पे क्लीनलीनेस, मतलब, और जो सैनिटेशन की सर्विस है, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद मार्केट प्लेसेस, ये सब चीजें, यूनियंस वगैरह बनाना, जो गवर्नमेंट आप लोगों को बोलती है कि आप बना सकते हैं, क्या है ये सब चीजें? है तो ऑर्गेनाइजेशन ही, बट है तो सर्विस ही ना बेटा।
इसके बाद व्हाट आर द हु आर द पीपल एंगेज्ड इन टर्शियरी एक्टिविटीज। देखो, हर एक सोसाइटी जो है ना, इट इज सर्व बाय नंबर ऑफ सर्विसेज। हर सोसाइटी में आपको नंबर ऑफ सर्विसेज देखने को मिलेंगी। और ये भी आपको बता दूं, आज की दुनिया में ना ये सर्विस सेक्टर का ट्रेंड काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि वो वाइट कॉलर जॉब्स हमको देखने को मिलती है ना। वो ट्राउजर पैंट बन ठन के जाना, वो 30,000 रुपए की नौकरी करने के लिए। वड़ा पाव गर्ल तो हम नहीं बन सकते, डॉली चाय वाला, पता ही है हम लोगों को। ये सब चीजें ना कॉर्पोरेट सेक्टर को बार बार शर्मिंदा करते हैं। जैसे वो एक अंडा बनाने वाले की रील बहुत वायरल हुई। उनसे पूछा कि सर आप कितना कमा लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं करता ना, नहीं तो मैं 50,000 रुपये ही कमा पाता। तो ही एक्चुअली ट्राई टू शो कि देखिए एक्चुअली में कितना जरूरी है यहाँ पर सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन ज्यादा एंगेज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव लगता है ना ये सेक्टर। बट आपको बता दूं, ये सिचुएशन काफी डिफरेंट है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। कैसे? देखो, आपको बता दूं, जो वर्कर्स का प्रोपोर्शन है डेवलप्ड कंट्री में वो ज्यादा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बोलती है कि किसी कंट्री में सर्विस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक या जीडीपी में। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीडीपी? तो आपको बता दूं, डेवलप्ड कंट्री में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है। और डेवलपिंग कंट्रीज में सर्विस सेक्टर बस ग्रो ही करता है, बट जीडीपी वाइज कंट्रीब्यूशन ज्यादा प्राइमरी सेक्टर का ही रहता है। आज भी अगर इंडिया को उठा के देख लो ना, तो एम्प्लॉयमेंट में आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर देता है इंडिया में। आई सेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उठा के देख लीजिए 2024 की रिपोर्ट। नाउ वी आर इन 2025, जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर 2024 रिपोर्ट, यू गाइस विल गेट द रियलिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि मैंने बोला कि सिचुएशन काफी डिफरेंट है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। कैसे? कि सर डेवलप्ड कंट्रीज में तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इन जीडीपी, बट डेवलपिंग कंट्रीज में ये उतना ज्यादा नहीं है। जो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स है एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर इज कंपैरेटिवली वेरी लो इन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। चलिए जी, तो क्या टूरिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्शियरी एक्टिविटी हो सकती है? ऑफ कोर्स इट इज। जनरली ट्रेवल दो चीजों के लिए किया जाता है, या तो रिक्रिएशन के लिए कर रहे हैं आप, मतलब टू एंजॉय, टू जस्ट काम योर माइंड, नहीं तो आप बिजनेस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपको वैसे ही बता दूं, दुनिया का टोटल जीडीपी, अगर हम दुनिया की टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें, तो दुनिया की टोटल जीडीपी में से 40% जो जीडीपी है, अबाउट 40% जीडीपी आउट ऑफ द टोटल जीडीपी, वो टूरिज्म सेक्टर की वजह से जनरेट होता है। कुछ कंट्रीज का तो 90% जीडीपी चलता ही टूरिज्म के बेसिस पर है। या कुछ स्टेट्स को देख लो इंडिया में, कुछ स्टेट्स में एग्जांपल मैं आपको गोवा का दे सकता हूँ। गोवा आज पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर के बेसिस पे चल रहा है। वहां पे टूरिज्म है, इस बेसिस पे चलता है। कश्मीर को उठा के देख लीजिए आप, जितने हिली स्टेट्स हैं वहां पर आज जो लोगों की इनकम है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टूरिज्म। तो दुनिया की टोटल जीडीपी का 40% जीडीपी इस सेक्टर की वजह से चल रहा है, ये भी आपको बता दूं। और ज्यादातर टूरिज्म सेक्टर में ना उस एरिया के, उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल लोग ही एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे आज आप अयोध्या जाएं तो वहां पर देखो, राम मंदिर के बनने के बाद क्या हुआ, अयोध्या के रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। मंदिर की वजह से आज भारत के कोने कोने से लोग, दुनिया के कोने कोने से लोग, दे आर विजिटिंग अयोध्या। तो अयोध्या के लोगों के पास एन नंबर ऑफ चांसेस हैं। वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं इनकम कैसे भी करके। जैसे वहां पर होटल्स की बहुत कमी है, तो आप यहाँ पर पीजी खोल सकते हैं, पेइंग गेस्ट की तरह आप किसी को रुकवा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अलाइन योर होम्स विद ओयो लाइक सर्विसेज। आप अपना रूम रेंट पे दे सकते हैं एक दिन के लिए किसी को, विद लाइक, क्योंकि फूड तो मिल ही जाता है, मतलब खाने पीने का तो इंतजाम हो ही जाता है, केवल एकोमोडेशन के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि जब टूरिज्म डेवलप होता है ना, तो सबके पास एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आती है टू अर्न मनी। और ज्यादातर टूरिज्म सेक्टर में आप लोगों को लोकल लोग ही एम्प्लॉयड दिखते हैं जो सर्विसेज देते हैं, जैसे एकोमोडेशन की सर्विसेज, मील्स, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, स्पेशल शॉप्स टू सर्व द टूरिस्ट। ये सारी चीजें, जैसे आप किसी हिली स्टेट्स में चले जाए, तो वो वहां पर एक सोवेनियर की शॉप खोल के बैठ जाता है। सोवेनियर जनरली उस एरिया की स्पेशलिटी को दिखाता है। अगर मैं लोकल से पूछूं कि आपके लिए ये कितने इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए वो ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो रोज देखते हैं, उस एरिया में रहते हैं। बट इफ समवन इज विजिटिंग लाइक फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट और कंट्री, तो उनके लिए वो सोवेनियर्स वुड बी लाइक सो प्रेशियस, सो वैल्यूएबल। वो उनकी याद हो जाता है कि हाँ भाई हम यहाँ पर गए थे।
तो जनरली टूरिज्म जो है, इस सेक्टर में ज्यादातर लोकल लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल जाती है। तरह तरह की सर्विसेज वो टूरिस्ट को देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इंडिया के या पूरे वर्ल्ड में टूरिस्ट जो रीजन्स होते हैं वो तीन तरीके से आप लोग बांट सकते हैं। वार्मर प्लेसेस, जनरली बीच एरियाज होते हैं, विंटर स्पोर्ट्स रीजन, एंड हिस्टोरिक टाउन्स। बेसिकली इन तीनों के इर्द गिर्द ही दुनिया भर में टूरिज्म घूमता है। बट एक और टूरिज्म आज की दुनिया में काफी अच्छे से इवॉल्व हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। आप लोगों को बताया गया होगा स्कूल्स में कि इंडिया में हार्ट सर्जरी बहुत बहुत सस्ती है इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड। तो दुनिया के बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया में आते हैं जस्ट फॉर द हार्ट सर्जरी। एक तो बहुत ज्यादा सस्ती, ऊपर से वर्ल्ड क्लास हार्ट सर्जरी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे कम ले रहे हैं तो हम काम भी वैसा ही करेंगे। वर्ल्ड क्लास हार्ट सर्जरी इंडिया में होती है एट एनॉर्मसली लो प्राइसेस। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है आजकल वो इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी के साथ कनेक्ट किया जाने लगा है। और इसी, जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए घूमते हैं कंट्री टू कंट्री, इसी को मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। मेडिकल टूरिज्म जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि इंडिया जैसी कंट्रीज में हार्ट सर्जरी काफी सस्ती है, तो डेवलप्ड कंट्रीज से कई सारे लोग इन ऑर्डर टू सेव देयर मनी वो डेवलपिंग कंट्रीज में जाते हैं। तो इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसी कंट्रीज के लिए मेडिकल टूरिज्म काफी बेनिफिशियल रहता है। मेडिकल टूरिज्म के साथ जो ये मेडिकल टेस्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन का आजकल आउटसोर्सिंग चल पड़ा है ना, ये भी एक बहुत नया ट्रेंड है। मतलब ये मेडिकल टेस्ट और डेटा इंटरप्रिटेशन का आउटसोर्सिंग से आपका क्या मतलब है सर? एक तो इंडिया तो खैर इंटरनेशनली पेशेंट्स रिसीव करता ही है फॉर हार्ट सर्जरी, फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, ठीक है। बट इसके साथ साथ बहुत सारे मेडिकल टेस्ट इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज करवाती हैं आउटसोर्स कर, मतलब इन्होंने कर दिया है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब आप किसी और कंट्री को ये काम दे दे करने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो शायद आपका कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। सोच के चलो यार, आई एम स्टेइंग इन यूएस, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट यूएस में खोलता हूँ। अगर मैं यूएस के टीचर्स को हायर करूं, लाइक इट इज एन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, अगर मैं यूएस के टीचर्स को हायर करूं तो आई नीड टू पे देम 80, लाइक $30 अ डे। आई नीड टू पे देम $30 अ डे, 85 के हिसाब से। या ये कह लो कि आई नीड टू पे देम $30 फॉर 2 आवर्स। तो $30 फॉर 2 आवर्स आज के हिसाब से हो गया इंडिया की करेंसी में, मतलब ₹2,500 आप लोगों को उनको 2 घंटे का देना पड़ेगा। बट इफ आई हायर द सेम workforce, sorry, if I hire the workforce for the same job from some other country, जो मैं कर सकता हूं, तो वहां पर मेरा कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो 30 से घटकर 15-20 आ जाएगा शायद, क्योंकि इंडिया में तो वर्कफोर्स बहुत है एंड यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी कि आप किसी को भी हायर कर ले। तो इसको कहते हैं काम को आउटसोर्स करना। तो बहुत सारे मेडिकल टेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन का काम बहुत ज्यादा इन डेवलपिंग कंट्रीज को आउटसोर्स कर दिया गया है। और ये काफी एक नया ट्रेंड बन गया है। जैसे आप लोगों ने कोडिंग सुना होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन में मुझे सबसे अच्छा इस समय जो एग्जांपल याद आ रहा है वो कोडिंग याद आ रहा है। अगर आपको पता हो, वेस्टर्न कंट्रीज में हर इंसान के पास एक इंश्योरेंस स्कीम होती है। तो जब आप इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए जाते हैं ना, तो आपको जनरली जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपके मेडिकल क्लेम्स को बहुत से कोड्स में बांटती है। तो वो कोडर्स करते हैं जनरली मेडिकल, इंश्योरेंस की फील्ड में कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक वर्ड को, हर एक डेटा को ये कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कोडर्स वगैरह जो है, कोडिंग करने वाले लोग, डेटा इंटरप्रेट करने वाले लोग, यहाँ पर बहुत जो ये काम है, क्योंकि इंडिया में वर्कफोर्स बहुत बड़ी है डेटा इंटरप्रिटेशन की, कोडिंग की, तो ये काम सस्ते में ये लोग ऐसी कंट्री से करवा सकते हैं। बट अगर मैं एक कोडिंग करवाने वाली फर्म हायर करता हूँ यूएस में, तो इट विल कॉस्ट हाफ माई प्रॉफिट्स। आधे से ज्यादा प्रॉफिट मुझे उस फर्म को देने पड़ेंगे ये काम करवाने के लिए। तो अब बात करते हैं इंडिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे हॉस्पिटल्स में। आपको ये बता दूं, रेडियोलॉजी इमेजेस को रीड करना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस और अल्ट्रासाउंड टेस्ट होना, ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है। और बिल्कुल इन कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले कुछ कम लेवल के टेस्ट होते हैं। लाइक वी आर परफॉर्मिंग बेस्ट ऑफ द टेस्ट। We are talking about countries like India, Switzerland, Australia. They have performing various medical services. जैसे ये रेडियोलॉजी में जिसको पढ़ पा रहे हैं आज, इनके पास वो मशीन्स हैं, इनके पास नॉलेज है।
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, एमआरआई जिसको आप बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट आप बना सकते हैं, एमआरआई टेस्ट कर सकते हैं। इवन अल्ट्रासाउंड मशीन्स आर आल्सो अवेलेबल, कॉमन चीजें हैं यार अब के डेवलपिंग कंट्रीज में। उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों को क्वार्टरनरी एक्टिविटीज की तरफ लेके चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं और किस तरीके से दीज एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम टर्शियरी एक्टिविटीज, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए, क्वार्टरनरी एक्टिविटी क्या होती है। क्वार्टरनरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो किसी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हो। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है क्वार्टरनरी एक्टिविटी जो एसोसिएट हो इंटेलेक्ट से, विच इज एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल थिंग्स, जो इंटेलेक्चुअल, नहीं तो नॉलेज से रिलेटेड अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ऐसी एक्टिविटी को आप जनरली क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कहते हैं। Like if I talk about the quaternary jobs, if I talk about the quaternary jobs, तो आपने कभी सुना है कंप्यूटिंग करना? कंप्यूटिंग, ठीक है, ये क्वार्टरनरी जॉब्स हो सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या प्रोजेक्ट मैनेजर मैं किसी को भी बना सकता हूँ? भाई प्रोजेक्ट मैनेजर किसी पढ़े लिखे इंसान को, किसी इंटेलेक्चुअल इंसान को तो बनाऊंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, किसी चीज का R&D करना, कोई साइंटिफिक या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट आपको बनाना है तो यू यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ लॉट ऑफ R&D। तो जनरली क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि जिसमें इंटेलेक्चुअल थिंग्स और नॉलेज बेस्ड स्किल्स आप लोगों को चाहिए होता है। मतलब सम टेक्निकल स्किल्स, सम नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वेन यू रिक्वायर, सच एक्टिविटीज आर कॉल्ड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। जैसे किसी कंपनी का CEO होना, ऑफ कोर्स ये एक इंसान है जो क्वार्टरली एक्टिविटी में एंगेज है। मैं ऐसे ही किसी को CEO नहीं बना सकता हूं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। तो सर्विस सेक्टर जो है बेटा, ये नॉलेज ओरिएंटेड, इट इज नॉलेज ओरिएंटेड सेक्टर। यहाँ पर जनरली वो सारी क्वार्टरली एक्टिविटीज आती हैं जहां पर नॉलेज और इंटेलेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल जॉब्स दिखेगी जिनको अपने अपने पर्टिकुलर करियर में, अपने अपने पर्टिकुलर फील्ड में डीप नॉलेज है। जैसे CEO ऑफ एम एन MNC, मल्टीनेशनल कंपनी का CEO, एक जनरली बहुत ही एक प्रोफेशनल, एक हाईली स्पेशलाइज्ड क्वार्टरली एक्टिविटी है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। मैंने आप ये बताया था ना, कोडर्स, ये जनरली एक तरीके से मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हो सकते हैं। ये हर बीमारी को एक कोड देते हैं, तो जनरली एक रिपोर्ट बनती है, तो उसकी एक अलग से आपको कोचिंग करनी होती है। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट जो है, इनको पूरा ट्रेनिंग इनको दी जाती है कि हर एक बीमारी का क्या कोड है, किस तरीके से। क्योंकि बाहर के देशों में ना जनरली मेडिकल इंश्योरेंस लेना तो आसान है, जब मगर जब क्लेम फाइल करते हैं ना, वो बड़ा मुश्किल है। तो अ, उन क्लेम्स को कैटेगरीज में बांटना, ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। तो वो कॉल सेंटर स्टेब्लिश करना, ठीक है, वो कॉल सेंटर्स के बाद इन लोगों से इनकी प्रॉब्लम पूछना और इनकी प्रॉब्लम को फिर इनके क्लेम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटना, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज अगर करेंगी तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए ये सब काम आउटसोर्स कर दिए जाते हैं इंडिया में। इसलिए तो आप लोगों को बेंगलुरु सिलिकॉन वैली देखने को मिलती है। गुड़गांव इज अ डेवलपिंग, आई वुड से, सेंटर इन क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। इसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा, नोएडा, ऑल ऑफ दीज एरियाज इन अराउंड दिल्ली NCR प्लस बेंगलुरु सेक्टर, तो काफी अच्छे क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के हब बनते हुए जा रहे हैं। इसके बाद आपके पास सेकेंड एक्टिविटी आती है, दैट इज कॉल्ड क्यूनरी एक्टिविटीज। बेटा सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्यूनरी एक्टिविटीज होती क्या हैं। तो क्यूनरी एक्टिविटीज जनरली वो एक्टिविटीज हैं जिसमें किसी आइडिया का, किसी एग्जिस्टिंग या किसी न्यू आइडिया का रीअरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज को आप लोग क्यूनरी एक्टिविटीज कहते हैं। और आपको ये भी बता दूं, जनरली क्यूनरी एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, मतलब जो क्यूनरी एक्टिविटीज में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर गोल्ड गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं आप लोग। उनको हम लोगों ने आजकल एक नया नाम दे दिया है, दैट इज गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। तो दीज पीपल आर कॉल्ड गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। अगर आपसे पूछे क्या होती है क्यूनरी एक्टिविटीज, तो सिंपल सी बात है सर,
those activities which are involved, like which involve reorganization or reinterpretations of some new or existing ideas. Those things are called, those activities are called culinary activities. क्या सर कोई इंपॉर्टेंट जॉब्स बता सकते हैं आप लोग? क्यूनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग कुछ रोल्स बता सकते हैं? बिल्कुल यार, मैं बता सकता हूँ। रिसर्च साइंटिस्ट, साइंटिस्ट लोग, जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जितने होते हैं वो सब क्यूनरी एक्टिविटीज में हम लोग इसको मान सकते हैं। इसके बाद सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है क्यूनरी एक्टिविटीज के। तो पीपल जो क्यूनरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, जैसे कि आप नाम से ही देखकर समझ गए होंगे, रिसर्च साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फाइनेंशियल लीगल कंसल्टेंट्स। तो आपका चैप्टर बोलता है वो लोग जो क्यूनरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं वो जनरली दे आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग। तो ये डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग के हाईएस्ट एवर पॉसिबल लेवल पर होते हैं, तभी इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहा जाता है। ठीक है, तो दे आर कंसिडर्ड एज अ सब डिवीजन ऑफ टर्शरी सेक्टर। इसको टर्शरी सेक्टर का ही एक सब डिवीजन माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो यार एक तरीके से है तो सर्विस ही ना। है तो सर्विस ही, है तो स्किल्स ही। इसमें केवल स्किल्स ही चाहिए आप लोगों को, और स्किल्स भी ऐसे कैसे नहीं, बहुत हाई लेवल के स्किल्स आपको चाहिए। और ये भी आपको बता दूं, इसको गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल जॉब क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्यूनरी एक्टिविटी करने वाले लोगों का सोसाइटी में स्टेटस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो लाइक सच जॉब्स आर हैविंग हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। इन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होता है सोसाइटी में, लाइक पावर होती है इनकी पोस्ट के साथ। तो बिकॉज ऑफ हाई स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस, दीज पीपल आर कॉल्ड गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। तो आजकल क्या ट्रेंड देखने को मिलता है क्यूनरी एक्टिविटी में? ये कह रहा है देयर आर सम न्यू ट्रेंड्स इन क्यूनरी सर्विसेज, जैसे कि केपीओज खुलने लग गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग को समझना। व्हाट आर, तो सबसे पहले हम लोग नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग समझते हैं क्या होता है। तो आजकल की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो केपीओज को कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं। जनरली जब आपके पास किसी प्रोफेशनल की कमी होती है, आपके पास प्रोफेशनल स्टाफ की कमी होती है, व्हेन यू डोंट हैव स्किल्ड प्रोफेशनल सर्विसेज, व्हेन यू डोंट हैव स्किल्ड प्रोफेशनल्स विद यू, और आपको पता है कि अगर स्किल्ड प्रोफेशनल्स को आप हायर करेंगे, एंड यू नो दिस, व्हेन यू शॉर्ट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, तो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, आपके पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स है नहीं बताओ, और अगर आप हायर करते भी हैं तो आपका बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो आप क्या करते हैं? आप जनरली ऐसी कंपनीज को हायर करते हैं जो आपकी आपके देश में ना हो, बट आप लोगों को आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स ला के दे सके। तो व्हाट आर द नॉलेज प्रोसेसिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग? जब आप किसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी को किसी और कंपनी को जनरली आउटसोर्स कर सकते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड केपीओ। और इसको होम शोरिंग भी कहते हैं। तो होम शोरिंग एक ऑल्टरनेट है आउटसोर्सिंग का। तो आउटसोर्सिंग का मतलब सिंपल सी बात, किसी और से अपना काम करवाना, मतलब गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी, ताकि आप अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके, टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। क्यों होता है? ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज आउटसोर्सिंग में इंक्लूडेड है। दे आर एंगेजिंग इन आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो यूएस में या वेस्टर्न वर्ल्ड के किसी इंसान से काम करवाएंगे तो उनको अच्छा खासा इनकम पे करना होगा। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली टारगेटिंग ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि उनको पता है डेवलपिंग कंट्रीज के पास वर्कफोर्स बहुत है, काम करने वालों की कमी नहीं है, तो दे कैन वर्क एट एनी कॉस्ट यू वांट। तो आउटसोर्सिंग में जनरली इन्वॉल्व होता है जब आप काम को ट्रांसफर करते हैं किसी ओवरसीज लोकेशन। मैंने बोला ना केपीओ, एक नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग किसे बोलते हैं? मैं एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हूँ यूएस में, एंड आई प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज टू एवरीवन, और इवन इट कैन बी एन कंसल्टेंसी फॉर्म ऑफ माइंड जो केवल ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। आई कैन प्रोवाइड कंसल्टेंसी इन एनीथिंग यू वांट, बट मुझे पता है कि इफ आई हायर द कंसल्टेंट्स फ्रॉम अमेरिका तो आई विल हैव टू पे देम अप वेरी हैंडसम सैलरी। तो इसका एक ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? आई हैव अ ऑल्टरनेट, कि अगर मैं इंडीड पर एप्लीकेशन, या अगर मैं naukri.com पर, वो वेबसाइट्स विच आर लाइक रनिंग इन इंडिया, सो इफ आई लाइक पोस्ट एड ओवर दीज वेबसाइट्स, एंड मैं यहाँ पर हायरिंग करना चाहूँ, लाइक इंडियंस की हायरिंग, दोज इंडियंस हु विश टू अप्लाई फॉर द सेम जो
जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है अमेरिकन कंसल्टेंसी का, वो आगे आइए। तो अगर वो काम करेंगे तो वी आर रेडी टू पे देम हाफ द कॉस्ट ऑफ इट। आपको क्या पता कि रियल कॉस्ट क्या चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो इसको नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कहते हैं। और कभी के बाद सस्ते में डेवलपिंग कंट्रीज की वर्कफोर्स आपका अच्छा काम कर देती है। जैसे मुझे आईटी सेक्टर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल पता है। बिजनेस एक्टिविटीज आज की डेट में आउटसोर्स होती है। आपको इंडिया में गुरुग्राम में, कर्नाटका में, सिलिकॉन वैली जिसको आप बोलते हैं, कर्नाटका का बेंगलुरु, गुरुग्राम बेंगलुरु में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काम करना ही रात को शुरू करते हैं। ये ऑड ऑफिस टाइमिंग्स क्यों है? ये ऑड टाइमिंग्स इसलिए हैं क्योंकि यू नीड टू मैच अप विद द वेस्टर्न टाइमिंग्स। क्योंकि वहां पर सुबह हो रही है जब आपकी रात हो रही है, तो आपको उनके हिसाब से काम करना है। तो आप करते हैं क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में तो कोई और इससे अच्छी सैलरी दे नहीं रहा है। तो ये आउटसोर्स्ड जो काम हम लोगों को मिला है, ये हमको एटलीस्ट अच्छी सैलरी ऑफर कर रहा है इन कंपैरिजन टू द अदर कंपनीज विच आर लोकली ऑफरिंग यू जॉब्स। तो लोकली अवेलेबल जॉब से ये वाली जॉब तो आपको एटलीस्ट अच्छा ऑफर कर रही है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम टाइमिंग का है, और टाइमिंग्स का है, वो आप मैनेज कर लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, आपको कॉल सेंटर्स देखने को मिलते हैं कई सारे इंडिया में, और सारे ज्यादातर आपको आउटसोर्स्ड ही देखने को मिलेंगे। कोई इंडियन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती है आपको कॉल सेंटर का। जो आज कॉल सेंटर जॉब्स आपको यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बैंगलोर के बहुत सारे इलाकों में आपको देखने को मिलती है। वाई इट इज सॉरी, अब फॉर व्हाट थिंग एक्चुअली दे आर ऑफरिंग यू कॉल सेंटर सर्विसेज? दे आर ऑफरिंग दीज कॉल सेंटर सर्विसेज टू whom? यहाँ पर कस्टमर्स ज्यादातर आपको फॉरेन कस्टमर्स देखने को मिलेंगे, तभी वो कॉल सेंटर जॉब्स में ना सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि सर इंग्लिश आती है? यू गाइस विल से यस, इंग्लिश तो आती है। तो क्या कम्युनिकेट कर सकते हो किसी फॉरेनर के साथ? वी आर रेडी टू पे यू इवन 60,000 रुपीज पर मंथ। आपको लगता है 60,000 रुपए दे रहा है ये आदमी? और ये बीटेक करने के बाद भी कोई इंजीनियरिंग जॉब में मुझे 60,000 रुपीज पर मंथ नहीं मिलने वाले थे। तो नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इज द फ्यूचर। बीपीओ भी इसी को कहते हैं। तो केपीओ जो है वो थोड़ा सा बीपीओ से अलग है, इज डिफरेंट फ्रॉम बीपीओ। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग तो ये है एक तरीके से जब आप अपने कोई बिजनेस का एक काम, जैसे कॉल सेंटर खुलवा दिया, कस्टमर सपोर्ट, आपने आईटी सेक्टर का सपोर्ट किसी से ले लिया, तो इसको तो आप लोग जनरली बीपीओ कहते हैं। बट केपीओ जो है इसमें कुछ स्किल्ड प्रोफेशनल्स इंक्लूडेड होते हैं। मैंने बोला ना, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है सर। कोचिंग सेंटर खोल के बैठा हूँ, कंसल्टेंसी सर्विसेज खोल के बैठा हूँ। तो मुझे कैसा आदमी चाहिए? जिसका इंफॉर्मेशन बेस काफी स्ट्रांग हो, लाइक जिसको नॉलेज हो उस काम की। तो एटलीस्ट आई रिक्वायर अ स्किल्ड प्रोफेशनल। तो इस तरीके से केपीओ जो है वो बीपीओ से बहुत अलग होता है। क्योंकि बीपीओ तो में एक जो कॉल सेंटर सर्विसेज है, ये मैं एक तरीके से कॉल सेंटर सर्विसेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसको मैं यहाँ पर एक बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कॉल सेंटर सर्विसेज में 12th पास भी चलेगा यार, हु कैन इजीली कम्युनिकेट। बट मुझे केपीओ में 12th पास नहीं चलेगा। आई नीड अ वेल एजुकेटेड मैन, एक वेल स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए मुझे। तो केपीओ जो है ये मेनली नॉलेज आउटसोर्सिंग है, इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज आउटसोर्सिंग है। अगर आपको जानकारी नहीं है उस चीज के बारे में, आई नीड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपने जॉब देखी होगी ना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। तो जिस चीज के लिए मैं केपीओ, मतलब जिस जिस चीज के लिए मैं नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग कर रहा हूं, आई नीड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ माय फील्ड। अगर मैं मैथ्स के लिए आउटसोर्सिंग ढूंढ रहा हूं, लाइक आई नीड अ मैथ्स टीचर हु कैन टीच द स्टूडेंट्स इन अमेरिका ऑनलाइन, लाइक इन एन ऑनलाइन मोड, तो आई नीड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यूएस मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है वो इंडियन मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ाता है तो वो यूएस भी पढ़ा पाएगा। इफ यू गाइस कैन टीच वेल एसएसटी इन इंडिया, डजंट मीन कि आप वो एसएसटी अमेरिकन स्टूडेंट को भी पढ़ा पाएंगे। अगेन आई नीड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इस चीज के लिए केपीओ बीपीओ से काफी अलग है। इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आज की दुनिया में एक वर्ड यूज होता है, डिजिटल डिवाइड। बेसिकली आप ये यूज करते हैं जब आप कंपेयर करते हैं अपने आप को अपनी मदर फादर की जनरेशन से। डिजिटल डिवाइड किसको बोलते हैं? इट इज बेसिकली डिस्क्राइब्स द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अनइवन डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री बेटा, एक तो डिजिटल डिवाइड हमको जनरेशन में देखने को मिलता है। आपकी जो मदर फादर की जनरेशन है, हो सकता है वो आपसे काफी पीछे हो और आप उनसे काफी आगे हो, इट कैन हैपन।
बट डिजिटल डिवाइड अगर मैं अक्रॉस द वर्ल्ड देखूँ ना, तो दुनिया के कई सेंटर्स ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जहां पर आईटी सर्विसेज के नाम पर कुछ नहीं, आईसीटी सर्विसेज के नाम पर कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, बहुत ही अनइवनली डेवलप्ड है। तो जहां पर आईसीटी सर्विसेज है, आपको पता होगा वहां के लोग, भाई वहां के लोग डेवलप्ड होंगे, वहां के लोग मॉडर्न होंगे, अल्ट्रा मॉडर्न होंगे, चेंजिंग नीड्स के साथ अपने आप को अडेप्ट कर ले रहे होंगे। बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में देखें जहां पर अभी तक आईसीटी सर्विसेज नहीं पहुंची है, तो आप समझ सकते होंगे कि वहां के लोग कितने बैकवर्ड होंगे। मतलब कि कैसे अपने आप को मॉडर्न सर्विसेज के साथ या मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ चेंज करना उनको कितना मुश्किल लग रहा होगा। तो देर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, इवन अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे इंडिया और पाकिस्तान कहने के लिए दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और यूएस और इंडिया के बीच में तो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे ही। लाइक दिस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में तो डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस सर? इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस है। क्यों? क्योंकि यूएसए में हर एक जगह आईसीटी सर्विसेज अच्छे से डेवलप्ड है, इंडिया में भी डेवलप्ड है, बट नॉट यूनिफॉर्मली इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब आज आप बुलंदशहर चले जाए, इफ यू लाइक थिंक अबाउट एनी पार्ट ऑफ बिहार और एनी पार्ट ऑफ तेलंगाना, इफ यू कंपेयर इट विद दिल्ली, आगरा, इफ यू कंपेयर इट बेंगलुरु, है ना, हैदराबाद, अमरावती, तिरुवनंतपुरम, तो यार ये कुछ डिजिटल सेंटर्स हैं इंडिया के, मुंबई, जहाँ पे लोगों को आईसीटी सर्विसेज अच्छी मिली हुई है। दे दे आर हैविंग एक्सेस टू दैट। बट व्हाट अबाउट द एरियाज विच आर वेरी मच बैकवर्ड इन द कंट्री? तो आईसीटी यहाँ पे डिजिटल डिवाइड का मतलब ही एक्चुअली में है कि डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज, based on economical changes, political changes, and social differences. Why, sir? Why these changes are there? Sir, because of uneven development of ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट आईसीटी है, और इसी आईसीटी की वजह से एक प्रॉब्लम इस दुनिया में क्रिएट हो रही है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर ऑन टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज। इसमें हमने क्वार्टनरी के साथ क्यूनरी एक्टिविटीज भी पढ़ा है। आप एक बार प्लीज अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। क्यूनरी एक्टिविटीज में जनरली वो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास स्टेटस काफी हाई, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, और जनरली ये हाई लेवल, लाइक ये हाई डिसीजन मेकिंग लेवल पर बैठे होते हैं, पॉलिसी मेकिंग जॉब्स करते हैं लोग। ठीक है, जनरली ये आइडियाज, एग्जिस्टिंग आइडियाज या न्यू आइडियाज का रीअरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन करने वाली जॉब्स है। जबकि क्वार्टनरी जॉब्स और वो जॉब्स हैं विच आर जनरली कनेक्टेड विद इंटेलेक्ट एंड नॉलेज। तो इसमें टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंटेलेक्ट और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटिंग की जॉब, प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब, ऑल दीज जॉब्स आर क्वार्टनरी एक्टिविटी, सीईओ ऑफ सम कंपनी। ठीक है, तो ये क्वार्टनरी जॉब्स जो है ये क्यूनरी जॉब से अलग है। क्यूनरी में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है, अगर आप देखें, सॉरी, क्यूनरी में थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा है, थोड़ा इन्फ्लुएंस आपका ज्यादा है, पावर आपको ज्यादा मिलती है। ठीक है, आपका रोल थोड़ा डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग का ज्यादा हो जाता है। क्वार्टरली एक्टिविटीज में प्रोफेशनलिज्म आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, बेस्ड अपॉन नॉलेज, स्पेशलाइजेशन, टेक्निकल स्किल्स एंड इंटेलेक्ट। उसके बाद हमने टर्शरी सेक्टर तो खैर ढंग से पढ़ ही लिया, मेडिकल टूरिज्म और टूरिज्म इंडस्ट्री भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली अंडर टर्शरी सेक्टर। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, दैट इज टर्शरी एंड क्वार्टरली एक्टिविटी। सो दीपक, दिस इज दीपक साइनिंग ऑफ। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर ज्योग्राफी डोमेन। इसी तरह की वीडियोस आगे भी आप लोगों को मिलेंगी। इफ यू हैव एनी डाउट, डियर, लाइफ शिल्प अकेडमी इज हैविंग 24/7 सपोर्ट। आई नो यू हैव परचेज्ड रिकॉर्डेड वीडियोस, डजंट मीन कि आप पूछ नहीं सकते हैं now. You guys can ask your doubts. Feel free to ask it. Enjoy our helpline numbers. Contact us now and ask me your doubts. But हाँ, unprepared मत जाइएगा. This is CUET and you know unexpected questions आते हैं। और थोड़ा सा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्लीज एनालाइज कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे एनालाइज करने हैं मैं ये भी आपको बता दूं। यू जस्ट नीड टू लुक एट द क्वेश्चंस। तो 2022 से शुरू हो जाओ, 2022 का क्वेश्चन पेपर देखो, 50 क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, उन उन 50 क्वेश्चंस के आंसर देखना।
आंसर तो तुम लोगों ने याद कर लिए क्या करेक्ट है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, वाई दोज इनकरेक्ट ऑप्शंस आर नॉट राइट, वो पता होनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि वो 2023 में वो इनकरेक्ट ऑप्शंस जो आपको 2022 में देखने को मिल रहे थे ना, वो इनकरेक्ट ऑप्शंस पर 2023 में क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो इनकरेक्ट ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस पर ये 2024 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। तो 2024 का क्वेश्चन पेपर जो अब 2025 का आएगा, उस 2025 में आई कैन सेंस 2022, 23, 24, इसका कंबाइंड एक एनालिसिस वो आप लोगों से पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है जीटी का रेलेवेंस बढ़ गया है, डोमेन सब्जेक्ट्स थोड़े से कम हो गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन जो पहले आपको मिलते थे 60-50 करने हैं, वो थोड़ा सा खत्म हो गया है। अब जितने क्वेश्चन आएंगे आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। तो दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।